गली न्यूज इंडिया की स्पेशल टॉप 10 रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे कुछ वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। रिपोर्ट की खबर नंबर 1, आई लव मोहम्मद कैंपेन में 4,505 मुसलमानों पर हुए केस दर्ज, 265 को जेल। देश भर में मुसलमानों पर जारी कार्रवाई को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में कुल 4,505 मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 7 अक्टूबर तक 265 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट आई लव मोहम्मद कैंपेन पर आधारित है, जिसका टाइटल है आई लव मोहम्मद डेमोन्स्ट्रेशन इन बरेली, ए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इनटू कलेक्टिव पनिशमेंट एंड क्रिमिनलाइजिंग फेथ। ये रिपोर्ट उस कार्रवाई की डिटेल देती है जो बरेली में तब शुरू हुई जब मौलाना तौकीर रजा ने पिछले महीने आई लव मोहम्मद अभियान के तहत प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 दिनों में 23 शहरों में 45 एफआईआर दर्ज की गई। सभी मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ है। 7 अक्टूबर तक बरेली में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 89 हो गई थी। एपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में 0 एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उन लोगों के नाम जोड़े गए जिनका जुलूस या ज्ञापन से कोई संबंध नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लग रहा था मानो केवल जुलूस निकालना ही अपराध बन गया हो। एपीसीआर ने बताया कि अधिकांश एफआईआर देर रात दर्ज की गई और उनकी कॉपियां ना तो गिरफ्तार लोगों को दी गई, ना ही उनके परिवारों को। कई लोग ये तक नहीं जानते कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट की खबर नंबर 2, केरल के स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक से मचा बवाल, शिक्षा मंत्री के निर्देश से खुश हुए मुसलमान। केरल के कोची में एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास की छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया। स्कूल ने हिजाब को ड्रेस कोड के खिलाफ बताया। इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा के परिवार वालों के साथ लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले बढ़ने के बाद केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने संज्ञान लिया और स्कूल से छात्रा के धार्मिक अधिकारों से इनकार करने पर रिपोर्ट मांगी थी। शिक्षा मंत्री वी शिवनकोटी ने सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को निर्देश दिया कि पीड़ित छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाजत दी गई। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने इस मामले पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच में स्कूल की तरफ से गंभीर चूक पाई गई। केरल में शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि हेड स्कार्फ पहनने के आधार पर छात्रा को क्लास से निकालना शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। केरल में शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल का ये कदम भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को दी गई बुनियादी धार्मिक आजादी के खिलाफ है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल जैसे सेकुलर राज्य में किसी भी स्टूडेंट को ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान को छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट की खबर नंबर 3, एजाज खान ने जताई प्रेमानंद महाराज को एक किडनी देने की इच्छा। वीडियो शेयर कर बोले 100 साल और जिए और हमारा भला करे। एजाज खान ने वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज जी को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई है। प्रेमानंद महाराज का बीते कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा है। उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। उनके कई शिष्य और स्लैब्स उन्हें अपनी किडनी देने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इससे साफ इनकार कर दिया है। हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने भी महाराज को किडनी देने की इच्छा जाहिर की थी। एजाज खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वो कहते हैं, प्रेमानंद जी एक शख्सियत है जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी को भड़काया नहीं। मेरा जी करता है मैं उनसे मिलूं और अगर मेरी किडनी उनसे मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं। एजाज आगे कहते हैं, यारो उनके लिए दुआ करो, ये शख्सियत 100 साल और जिए और हिंदुस्तान और हमारा भला करे। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा सर। एजाज खान की इच्छा पर यूजर्स उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। रिपोर्ट की खबर नंबर 4, क्या हिंदी फिल्मों पर लगेगा तमिलनाडु में बैन? बिल लाने की तैयारी में थी स्टालिन सरकार। तमिलनाडु सरकार हिंदी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा एक बिल लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब खबर है कि इसके व्यापक विरोध के बाद राज्य सरकार ने अपना इरादा बदल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बिल अब स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिल को 14 अक्टूबर की रात सरकार ने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ एक इमरजेंसी बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इंडिया टुडे ने सोर्सेस के हवाले से लिखा कि तमिलनाडु सरकार से बिल को रोकने का फैसला किया है। इस बिल को 15 अक्टूबर को पेश किया जाना था। इसमें तमिलनाडु में हिंदी होर्डिंग्स, बोर्ड, फिल्में और गानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इससे पहले द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के वरिष्ठ नेता टीकेएस एलएम गोवन ने विधेयक पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम संविधान के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। हम हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। वहीं भाजपा ने इस कदम का विरोध किया था। बीजेपी नेता विनोज सेल्वम ने इस कदम को मूर्खतापूर्ण और बेतुका बताया।
उन्होंने कहा कि भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा डीएमके को थिरुपरनकुंद्रम, करूर जांच और आर्मस्ट्रांग मुद्दों सहित हाल के अदालती मामलों में असफलता का सामना करना पड़ा है। पार्टी विवादास्पद फॉक्सकॉन निवेश मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भाषा संबंधी बहस का इस्तेमाल कर रही है। आजादी के बाद से ही तमिलनाडु हिंदी थोपने का आरोप लंबे समय से लगाता रहा है। खबर नंबर 5, मुझे आतंकवादी कहा गया, गालियां मिली, सपा सांसद इकरा हसन हुई भावुक। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन 15 अक्टूबर को सहारनपुर के छापुर गांव पहुंची। छापुर वही गांव है जहां बीते दिनों शिव मंदिर खंडित किया गया था। इसको लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सांसद इकरा हसन को लेकर नारेबाजी की गई थी। इकरा हसन को कथित तौर पर गालियां भी दी गई। इसी को लेकर सांसद इकरा हसन ने नाराजगी जताई है। इकरा हसन ने कहा कि प्रदर्शन के खिलाफ उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। उन्होंने कहा कि ये उनका ही नहीं बल्कि पूरे समाज की महिलाओं का अपमान है। इकरा ने कहा कि वो दबकर राजनीति नहीं करेंगी और जो समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे वो छोड़ेंगी नहीं। बुधवार को सांसद इकरा ने छापुर गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक कर बातचीत की। उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध के दौरान धर्म, बिरादरी और महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो चुनाव जीती थी तब हर धर्म और हर जाति के लोगों ने उन्हें वोट दिया था। इकरा हसन ने कहा, आज जिस तरह की मुझे गालियां दी जा रही है वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस क्षेत्र की हर महिला का अपमान है। मैंने कभी धर्म या बिरादरी की राजनीति नहीं की, हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं है तो 5 साल बाद मुझे बदल सकते हैं। क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूँ? इकरा ने कहा, मुझे प्रशासन की ओर से फोन आया था कि वो छापुर ना जाए, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा इलाका है, मैं क्यों ना जाऊं। मैं राजनीति के नहीं समाज की बात करने आई हूँ। मुझ पर जो अभद्र टिप्पणी की गई उस मामले में एसएसपी ने खुद ही मुझे फोन कर तहरीर मांगी थी। उन्होंने कहा कि मेरा धर्म, मेरा समाज और जिम्मेदारी सब मुझे साथ लेकर चलना सिखाते हैं। इकरा हसन ने ये भी कहा कि मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है कि क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट की खबर नंबर 6, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को हरी झंडी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आया रिएक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ पाबंदियों के साथ दिल्ली एनसीआर में दिवाली मनाने के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की इजाजत दे दी। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई और इलाके आते हैं। लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचा जा सकता है। अदालत के मुताबिक ये पटाखे कुछ निर्धारित जगहों से ही बेचे जा सकते हैं। इन जगहों का निर्धारण पुलिस के साथ विचार विमर्श करके संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और कमिश्नर करेंगे। उत्तर भारत के कई राज्य खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वायु प्रदूषण के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई लोग दिवाली का त्योहार मनाते समय पटाखों से उठने वाले धुएं को लेकर चिंतित हैं। एक और जहां कई लोगों का मानना है कि दिवाली का त्योहार बिना पटाखों के अधूरा है, तो वहीं कुछ लोग पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण इनसे दूरी बनाने की सलाह देते हैं। ऐसे में कम धुआं छोड़ने वाले और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन पटाखे कुछ हद तक समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। दरअसल ग्रीन पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की खोज है, जो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं पर इनके जलने से कम प्रदूषण होता है। ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने पर 40 से 50% तक कम हानिकारक गैस पैदा होती है। नीरी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर साधना रायुलू का कहना है कि इनसे हानिकारक गैसें निकलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। वहीं इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का भी बयान आया है। महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा, दिल्ली के लोगों ने इस सरकार को चुना। सरकार चाहती है कि पटाखे वापस आए। सबको वही मिला जो वो चाहते थे। कृपया इस साल हवा की गुणवत्ता या क्वालिटी को लेकर शिकायत में समय बर्बाद ना करें। रिपोर्ट की खबर नंबर 7, शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे बेटे ओसामा, राजद ने सिवान की सीट से मैदान में उतारा। बिहार विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गहमागहमी के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा सियासी दांव खेला है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 14 अक्टूबर 2025 को कई प्रत्याशियों को पार्टी का टिकट सौंपा, जिसमें दिवंगत कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम भी शामिल है। ओसामा को सिवान जिले की महत्वपूर्ण रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।
ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाए जाने को शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओसामा और उनकी मां हिना शहाब पिछले साल अक्टूबर 2024 में राजद में शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाए जाने को शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओसामा और उनकी मां हिना शहाब पिछले साल अक्टूबर 2024 में राजद में शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। नूर नाम के एक एक्स यूजर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए दावा किया, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब का टिकट कंफर्म हुआ है। रघुनाथपुर से ही हरिशंकर यादव जी विधायक थे। ये वही विधायक है जिनका एक वीडियो साहिब के इंतकाल के समय रोते हुए वायरल हुआ था। कहते हैं कि हरिशंकर जी साहिब के साथी थे। साहिब के पास किसी की पैरवी के लिए गए थे। साहिब ने पहले तो इन्हें डांटा और फिर उन्हें ही टिकट थमा दिया। लोग टिकट पाने के बाद खुश होते, लेकिन हरिशंकर जी उदास हो गए। पैसे कहाँ से आएंगे? ये सवाल बार बार उन्हें कौंध रहा था। घर पहुंचे कि फोन आ गया। हरिशंकर साहिब का फोन आया था, पार्टी कार्यालय आ जाओ। आप समझ सकते हैं ये फोन किसका रहा होगा। बहरहाल हरिशंकर जी विधायक बने। लोकसभा चुनाव में जब हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी तो हरिशंकर जी के दोनों बेटे हिना शहाब का प्रचार कर रहे थे। यानी पार्टी से ऊपर हरिशंकर जी ने अपने संबंधों को रखा। जब ओसामा के चुनाव लड़ने की बारी आई तो इन्हीं हरिशंकर ने आगे बढ़कर ओसामा के लिए अपनी सीट छोड़ दी। राजनीति में आज भी कुछ लोग हैं जो मिसाल होते हैं। ये साहिब का कद है अपने लोगों के लिए। हरिशंकर जी ने खुद अपना कद इतना बढ़ा दिया कि उन्हें देखने के लिए सर उठाना पड़ेगा। जीत की अग्रिम बधाई हरिशंकर जी। जानता हूं कि चुनाव आप नहीं लड़ रहे, लेकिन जीत तो आप पहले ही गए हैं। खबर नंबर 8। एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ ईडी ने की चार्जशीट। सांपों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने का आरोप। ईडी लखनऊ जोनल मुख्यालय ने फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर राहुल यादव और फाजिलपुरिया समेत 4 के खिलाफ गाजियाबाद पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपितों को पक्ष रखने के लिए समन जारी किया है। आरोपितों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। एनबीटी की एक रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक ईडी लखनऊ जोनल मुख्यालय ने एल्विश यादव, राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया, चंडीगढ़ की कंपनी स्कॉय डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी के संचालक गुरकरण सिंह धालीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी की जांच में आरोपितों द्वारा सांपों का बिजनेस के रूप में इस्तेमाल किए जाने के आरोपों की पुष्टि हुई है। स्कॉय डिजिटल कंपनी द्वारा म्यूजिक वीडियो में सांपों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए कमाए, जो कि कानूनन अपराध है। ईडी की पड़ताल के मुताबिक कंपनी ने 4 गानों के लिए सिंगर फाजिलपुरिया को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि यूट्यूब वीडियो से एल्विश ने भी लाखों रुपए की कमाई की। ईडी ने इन दोनों की ही कमाई को अपराध से हुई आय मानते हुए अटैच कर लिया है। ईडी ने इस मामले में वर्ष 2024 में सितंबर माह में एल्विश और फाजिलपुरिया को राजधानी स्थित जोनल कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की थी। एल्विश और फाजिलपुरिया ने अपने गाने 32 बोर में सांपों का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल्स ने एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ सांपों के जहर का कारोबार करने के आरोप में नोएडा में 2 नवंबर 2023 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। एल्विश पर संगठित गिरोह बनाकर सांप का जहर और जिंदा सांप नोएडा व एनसीआर के फार्म हाउस, नामचीन होटलों, क्लब में होने वाली रेव पार्टियों में उपलब्ध कराने का भी आरोप था। नोएडा पुलिस ने इस मामले में 17 मार्च 2024 को एल्विश को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट की खबर नंबर 9। केरल में अरबी भाषा का विज्ञापन देख बौखला उठा नफरती, तंज कसने पर आवाम ने दिखाई सही जगह। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर काफी बहस देखने को मिल रही है। ये पोस्ट एक ऐसे अकाउंट से किया गया है जिसे बेतरतीब नाम से बनाया गया है, जैसा कि अक्सर राइट विंग से जुड़ी विचारधारा के लोग बनाते हैं। इस पोस्ट में यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक विज्ञापन में अरबी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। राजगिरी हॉस्पिटल का ये विज्ञापन और इसमें लिखी गई अरबी भाषा इस शख्स को इतना चुभा कि इसने इस पर तंज करके पूछा, अब केवल एक ही राज्य में अस्पतालों के एड्स भी अरबी भाषा में हो गए हैं। स्टेट का नाम गेस करो, हिंट है 100% सार। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट देखते ही देखते यूजर्स की नजर में आया और आवाम ने इस पोस्ट करने वाले शख्स को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आवाम ने जवाब में जो कहा है आप भी देखिए। हिशाम नाम के एक शख्स ने लिखा, इस बिलबोर्ड का मतलब तुम्हारी छोटी सोच समझ नहीं पाएगी। तुम्हें टूरिज्म के नाम पर बस विदेशी औरतों को छेड़ना आता है। एक और यूजर ने इस शख्स को जवाब में लिखा, केरल अरब टूरिस्टों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। ओमान, सऊदी अरब और यूएई से लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वेलनेस के लिए आ रहे हैं। कोच्चि मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र है, तो अगर शहर में अरबी भाषा के साइन बोर्ड दिखे तो हैरान मत होना। केरल टूरिज्म में कमाल कर रहा है। फ्रंटियर इंडिका नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा,
ये देहाती लोग क्यों नहीं समझते कि मेडिकल टूरिज्म भारत का सबसे तेजी से बढ़ता सेक्टर है। अमीर अरब मरीज केरल में इलाज के लिए आ रहे हैं, जिससे भारतीय डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल सप्लायर्स को ज्यादा मौके मिल रहे हैं। साथ ही स्थानीय होटल और आतिथ्य उद्योग को भी फायदा हो रहा है। एक और यूजर ने इस बिलबोर्ड पर तंज करने वाले को जवाब में कहा, केरल एकमात्र भारतीय राज्य है जो विदेशियों और पर्यटकों की पसंद है, जहां वो छुट्टियां मनाने और इलाज कराने आते हैं। आपकी इस बिलबोर्ड को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। रिपोर्ट की खबर नंबर 10। देखना था कि मेरे मरने पर कितने लोग आते हैं। रिटायर्ड सैनिक ने अपनी ही शव यात्रा निकलवाई, भोज भी कराया। मैं देखना चाहता था कि जब मेरी मौत हो तो कितने लोग आते हैं। ये कहना है बिहार के गयाजी में अपनी ही शव यात्रा में शामिल होने वाले एक रिटायर्ड एयरफोर्स सैनिक का। ऐसा कहा भी जाता है कि इंसान ने पूरे जीवन में क्या कमाया, ये जानना हो तो उसकी अंतिम यात्रा देख लो। ये है तो कहावत, लेकिन इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। और इसी सच्चाई को जानने के लिए गयाजी के रिटायर्ड एयरफोर्स जवान मोहनलाल ने अपनी खुद की अंतिम यात्रा निकाली। मुक्तिधाम यानी शमशान घाट पहुंचने के बाद खुद का प्रतीकात्मक पुतला जलवाया। साथ में गाना भी बज रहा था, चल उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। ये पूरा मामला बिहार के गयाजी का है। जिले के गुरारू ब्लॉक में कोची नाम का गाँव पड़ता है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड जवान रहते हैं, नाम है मोहनलाल। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मोहनलाल क्षेत्र में समाज सेवा के काम भी करवाते हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने देखा कि बरसात की वजह से लोगों को शव जलाने में दिक्कत आ रही है, लिहाजा उन्होंने अपने खर्च से गांव में कई सुविधाओं से लैस एक मुक्तिधाम बनवाया। मोहनलाल के 2 बेटे हैं, जिसमें एक बेटा डॉक्टर दीपक कुमार कोलकाता में डॉक्टर है और दूसरा बेटा विश्व प्रकाश इंटर कॉलेज में काम करता है। एक बेटी गुड़िया कुमारी है जो धनबाद में रहती है। मोहनलाल की पत्नी जीवन ज्योति 14 वर्ष पहले गुजर गई थी। तब से मोहनलाल गांव के लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। खुद की शव यात्रा निकालना अपने आप में अनोखी बात है, लिहाजा जब आसपास के लोगों को पता चला कि मोहनलाल अपनी शव यात्रा निकाल रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने आए। मोहनलाल ने अर्थी बनवाई, खुद उस पर लेटे और मुक्तिधाम पहुंचने तक उसी पर बिल्कुल किसी शव की तरह ही पड़े रहे। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उनका प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस अनोखी शव यात्रा के बारे में बताते हुए मोहनलाल कहते हैं कि वो बस देखना चाहते थे कि उनकी शव यात्रा में कौन कौन शामिल होता है। मोहनलाल कहते हैं कि जीते जी तो सब पूछेंगे, असली कमाई तो ये है कि मरने के बाद आपकी शव यात्रा में कितने लोग आते हैं। वो कहते हैं मरने के बाद लोग अर्थी उठाते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये दृश्य मैं खुद देखूं और जान सकूं कि लोग मुझे कितना सम्मान और स्नेह देते हैं। मोहनलाल की ये शव यात्रा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अनोखी यात्रा बैंड बाजे के साथ राम नाम सत्य है की गूंज के बीच वे फूल मालाओं से सजी अर्थी और भोज की लोगों के बीच खूब चर्चा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी इन तमाम खबरों को लेकर क्या राय है, कॉमेंट में जरूर लिखे और गली न्यूज से जुड़े रहे।